नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, अब ऐसे में उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती। केजरीवाल ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के काफी लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। केजरीवाल बोले कि उत्तर प्रदेश की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो चुकी है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, पानी मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक से इलाज चल रहा है, तो ऐसा गोरखपुर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में क्यों नहीं हो सकता। और इसी को लेकर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील गुप्ता हैं। आपका स्वागत है सर, राज्यसभा सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी से। एएनबी न्यूज पर स्वागत है सर आपका। सुशील गुप्ता जी, सबसे पहले आज जिस तरीके का बड़ा ऐलान किया है उसके बाद उत्तर प्रदेश में खलबली मच चुकी है। आप ही के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से ऐलान जो किया गया है, क्या उसके लिए पार्टी तैयार है? आम आदमी पार्टी 100% यूपी के अंदर हर चुनाव लड़ेगी। जी यूपी योगी के राज में बेहाल हो चुकी है। प्रतिदिन वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें सुर्खियों में रहती है। सरकार द्वारा प्रायोजित मर्डर एनकाउंटर के माध्यम से किए जाते हैं। हर रोज वहां पे जाति और धर्म के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब बातों को एक आमूलचूल परिवर्तन किया है और एक ऐसी स्थिति के अंदर लाके खड़ा किया है कि आज देश के जिस भी कोने के अंदर जाए, दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों की बात करते हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। 24 घंटे और सबसे सस्ती बिजली यहाँ पर मिलती है और फ्री मिलती है 200 यूनिट। महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है यहाँ पे। ऐसा जो सरल जीवन दिल्ली के अंदर दिया है, यूपी के लोगों को भी वो जीवन मिलना चाहिए। और इन बातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है कि वहां पे हर किस्म का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी सपने देख रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सपने और हकीकत के अंदर बहुत फर्क होता है। मौर्य साहब को पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर अमित शाह जी किस तरीके गली गली घूम रहे थे और सारी आपकी सरकार लगी हुई थी, परंतु जनता ने काम के नाम पे वोट दिया था। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हमने काम किया है, दिल्ली यूपी के बहुत नजदीक है, बॉर्डर आपस में लगते हुए हैं। यूपी से हर रोज लाखों लोग दिल्ली के अंदर आते हैं और जाते हैं। वो दिल्ली के प्रगति को देख रहे हैं और ऐसा विकास यूपी के अंदर चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था यूपी के अंदर चाहते हैं जो व्यवस्था आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि पहले से अगर हम समाजवादी पार्टी की हम बात करें या बसपा की हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं आपस में ही उनकी हालत बहुत खराब नजर आ रही है। अकेली फाइट आपकी बीजेपी से होगी। किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, हम एक बात बताते हैं आप, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते जो विकास वहां पे होना चाहिए था, वहां की मोहर लगे बिना देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जी परंतु सबसे पिछड़ा राज्य आज यूपी है और यूपी में विकास की जरूरत है और आम आदमी पार्टी विकास के नाम पे वोट लड़ रही है। हमने दिल्ली के अंदर विकास करके दिखाया, यूपी में विकास करके दिखाया। संजय सिंह पिछले काफी दिनों से लगातार एक्टिव भी है वहां पर, लेकिन सर साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो प्यार आपको शुरुआत से ही दिल्ली से मिला, उत्तर प्रदेश से आपको उम्मीद है कि उतना प्यार मिल पाएगा, शुरुआत में ही सरकार बना पाएंगे? उससे ज्यादा मिलेगा, जी क्योंकि यूपी के अंदर कानून के हालात आप देख रहे हो, कानून व्यवस्था भयंकर रूप से खराब हो चुकी है। यूपी के अंदर महिलाएं घर से बाहर निकलने में अब डरने लगती है।
यूपी में कई कई घंटे बिजली नहीं होती और बहुत महंगी बिजली है। यूपी के अंदर अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। यूपी का हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए। ये सारी सुविधाएं यूपी के अंदर क्यों ना हो? जब दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कर सकती है, यहाँ तो हमारे पास आधी पावर है, वहां पूरी पावर होगी। 100% वहां पे हम सारा विकास करेंगे और वो सारा प्यार जनता का मिलेगा। जनता दिल्ली के अंदर इसको हर रोज देख रही है। लेकिन शुरुआत से हम जिस तरीके से देखें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी बेशक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे रोजगार के मामले में या फिर अच्छे एक लाइफस्टाइल के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली का रुख करता है। क्या लगता है कि आपके पहुंचने से एक उम्मीद जागेगी उत्तर प्रदेश के लोगों को? निसंदेह निसंदेह जो दिल्ली का विकास है, यूपी के लोग चाहते हैं कि यूपी के लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर शहर चाहता है कि हमारे यहाँ दिल्ली जैसा शहर बने। हर गांव चाहता है कि जिस प्रकार दिल्ली में किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, 20,000 रुपये एकड़ फसल खराबी का मुआवजा तय किया, जिस प्रकार से बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त की, जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों के लिए करप्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाया और 150 किस्म की सर्विसेज डोर स्टेप पे डिलीवरी दी, राशन की डिलीवरी डोर स्टेप पे देनी शुरू की, ऐसी सारी सुविधाएं यूपी के लोगों को मिले। और यूपी की इसलिए जब से हमने वहां पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, यूपी के लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें वहां से मिला। लेकिन एक बात और सर लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और ऐसे में आप क्या अकेले ही मैदान में उतरेंगे या फिर किसी दूसरे दल के साथ में मैदान में उतरेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार बाकी दलों से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं। किसी से कोई गठबंधन नहीं, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, ये जीत के पूरे बहुमत के साथ। लेकिन साथ में अगर हम ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना काल ने एक बहुत बड़ा नुकसान पूरे देश को कहीं ना कहीं दिया, उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर, क्योंकि स्वास्थ्य की वहां पर सुविधाएं उस तरीके की नहीं रही जो दिल्ली में हैं। तो क्या लग रहा है कि एक ये भी आपके लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा होगा कि लोगों को समझाया जाए कि कोरोना काल में किस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति रही, दिल्ली में कितनी अच्छी सुविधाएं रही? देखिए, दिल्ली के अंदर कोरोना का लॉकडाउन जब शुरू हुआ, हमने किसी को भूखे नहीं सोने दिया। यूपी जी। के अंदर हालत खराब थी। दिल्ली ने पहल करी होम आइसोलेशन के आइडिया निकालने की। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले कोरोना के लिए हमने प्लाज्मा हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया, प्लाज्मा ब्लड बैंक का निर्माण कराया। दिल्ली सरकार है जिसने हर रोज पूरी दुनिया के से आए हुए लोगों को, हिंदुस्तान के वासियों को दिल्ली एयरपोर्ट पे उतारा, उनको ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद अपने गृह राज्य के ऊपर भेजा। तो दिल्ली की सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी की बात नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपका बिजली, पानी, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप पूरे देश के अंदर दिल्ली के अंदर शुरू हो रहे हैं। हमने रोजगार बाजार खोला कोरोना के बाद में, ताकि लोगों को रोजगार, चाहने वालों को रोजगार मिले और रोजगार देने वालों को कर्मचारी मिले। ऐसे अनेकों कार्य किए जब तक वैट हमारे पास था। हर साल हमने व्यापारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा की जी। और वैट को कम किया। हमने आज व्यापारियों के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को स्क्रैप करके रखा हुआ है। हम उनको चोर नहीं समझते, सत्ता का भागीदार समझते हैं। तो ये बेसिक चेंजेस है जो राजनीति नहीं, आम व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए चेंजेस अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए दिल्ली के अंदर। और ये चेंजेस सारा देश चाहता है और यूपी सबसे ज्यादा चाहता है, क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा बेहाल है। लेकिन गुप्ता जी, एक बात ये कही जाती है कि दिल्ली, क्योंकि वहां पर बजट भी ज्यादा है और तमाम तरह की सुविधाएं पहले से भी वहां पर चली आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे राज्यों के पास ना बजट होता है, ना लोगों के पास उस तरह की स्थिति है, ना सरकार दे पाती है। तो इस तरह की बातें कही जाती है, ना बजट है। तो क्या लग रहा है कि बजट की कमी होती है या फिर कुछ और भी वजह आपको नजर आती है? नहीं, बजट जब ये बड़े बड़े लाओ लोग शक्कर के साथ चलते हैं, अपने ऑफिसों को 5 स्टार होटल की तरह निर्माण करते हैं, जनता का पैसा करप्शन में जाता है, जब बजट खत्म होता है। दिल्ली सरकार जब आई थी, हमारा 23,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट था। जी। हमने बढ़ा के बिना किसी केंद्र की मदद के उसको 65,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट किया। हमने अपने पुलों के ऊपर आधी आधी लागत के अंदर पुल बनाए, हमने आधी आधी लागत के अंदर स्कूल और हॉस्पिटल बनाए। जनता का पैसा जनता के लिए लगाया। और यही कारण है
कि केंद्र सरकार से 1 रुपया किसी भी किस्म से सहायता ना मिलेगा, ना कोरोना की बात में करा, ना और कोई सहायता मिला। उल्टा हमारा सालाना जो जीएसटी कलेक्शन होता है और बाकी चीजें कलेक्शन होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है। यूटी होने के नाते हमें नहीं मिल पाता। अगर यूपी के अंदर जाएंगे तो बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। यूपी की जनता पूरा टैक्स देती है और उस टैक्स का जो बेनिफिट है यूपी की जनता को मिलना चाहिए और आम आदमी पार्टी उसका पूरा ख्याल रखती है। बिल्कुल सर, आज का बहुत बड़ा ऐलान है और इसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश की जगह जगहों पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपका चेहरा कौन होगा आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा होगा? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपने जैसे किसी चेहरे को लेकर आएंगे या खुद मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी समय है चेहरा आने में, आपको चेहरे का भी मालूम चलेगा। अभी तो ये पार्टी का काम है, पार्टी हाईकमांड इस बात को तय करे। देखिए, साथ में आपने जिस तरीके से हरियाणा में भी काफी कोशिश की, बहुत तेजी के साथ मैदान में उतरे, मनोहर लाल खट्टर को काफी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो कामयाबी नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश में आपको किस तरह की उम्मीदें ऐसी नजर आ रही हैं? नहीं, पूरी कामयाबी मिलेगी, आप चिंता ना करें। हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएंगे और यूपी में भी सरकार बनाएंगे। लेकिन साथ में सुशील जी, एक बात और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से वहां के लोगों से कहना चाहेंगे, किस तरीके से, क्योंकि लोगों में चर्चा बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने लगी है। फेसबुक पर भी लोग अपनी बातें कहने लगे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं कि केजरीवाल की एंट्री अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी जो देश के बाकी हिस्सों में देखने को मिल रही है, दिल्ली में जिस तरीके से देखने को मिल रही है। तो किस तरह की देखिए, राजनीति वो होगी? यूपी बहुत नजदीक है। यूपी के लोग आजादी के 73वें साल तक आज इतने पिछड़ेपन की जिंदगी जी रहे हैं कि वहां पे किसान को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। उद्योग वहां पे नए आ नहीं रहे। जाति और धर्म के नाम पे बवाल आए दिन यूपी के अंदर होता रहता है। यूपी के अंदर जितनी भी पार्टियां अभी तक आई हैं, यूपी को विकसित नहीं कर पाई। 1-2 हाईवे बना देने से यूपी विकसित नहीं होती। यूपी के हर आदमी की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए। हर आदमी यूपी का शिक्षित होना चाहिए। ना वहां पे स्कूल कॉलेज बन पा रहे हैं, ना आय उनकी बढ़ पा रही है, ना रोजगार के अच्छे साधन हो रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम ये देखें कि आपकी आखिरकार आप किस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप देख रहे हैं कि उनसे हमारी सीधी चुनौती होगी, उनसे हमें फाइट लेनी है, उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है, कौन सा ऐसा दल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही है वहां पे। नहीं, यूपी में कांग्रेस कोई अस्तित्व नहीं रखती। हमारी लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी से वहां पे होगी और बीजेपी को पूरी तरीके से हरा के हम अपनी सरकार, क्या बात। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। नए कृषि कानून की हम बात करें, लगातार उसको लेकर अपनी बात कह रही है। बहुत सारे किसान हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कि उन किसानों को लेकर आप कैसी क्या रणनीति लेकर आएंगे कि वो आपकी तरफ आए या वो भविष्य के में आपके बारे में सोचे? आज 20वां दिन है। दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान बैठे हुए हैं। क्या आप अब भी इसको अच्छा कानून बताते रहेंगे? अगर इतना अच्छा कानून था तो लाखों किसान देश की आजादी के बाद पहली बार 16-16 किलोमीटर तक लंबे जाम लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे हालात के अंदर किसान आज नफरत करने लगा है केंद्र सरकार से। क्यों उसकी आजीविका छीनने पे तुली है? क्यों एमएसपी की गारंटी नहीं देती? एमएसपी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम देंगे और योगी जी कहते हैं हम देंगे, परंतु लिख के कानून में इसका प्रोविजन बनाने के लिए तैयार नहीं। अगर कानून में प्रोविजन नहीं बनता है तो किसान को हर तरीके का डर है। फूड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑन फूड प्रिवेंशन एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया। अनलिमिटेड भंडारण की छूट अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों को दे दी। फसल के समय पे सस्ते से सस्ती फसल खरीद के महंगी से महंगी खरीदेंगे, जिससे ना केवल किसान, उल्टा आम उपभोक्ता भी बहुत दुखी होगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने किसान का कोर्ट में जाने का अधिकार भी खत्म कर दिया। अब उसको एसडीएम और डीसी के यहाँ पेश होना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री खुद अडानी और अंबानी जैसे लोगों से डरते हैं और उनके सामने खड़ा होकर फैसला करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बिल्कुल सुशील जी, आखिरी कम शब्दों में आपके क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे आखिरी कम शब्दों में? सर, हमारा मुद्दा होगा 24 घंटे बिजली और पानी, सबसे सस्ता बिजली और पानी। हमारा मुद्दा होगा अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज। हमारा मुद्दा होगा न्याय व्यवस्था को बना के रखना, महिलाओं के सम्मान को बना के रखना, जाति और धर्म की राजनीति ना करके जाति धर्म की राजनीति ऊपर उठकर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके की आगे की उनकी रणनीति होगी और ये कितना बड़ा ऐलान है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति लगातार गर्म होती नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने राज्य की स्थिति पर चिंता जताई है और एक्शन लेने की मांग की है। बीजेपी ने राज्य में होने वाले राजनीतिक हिंसा पर एक्शन की मांग की है। चुनाव आयोग में जाने वाले नेताओं में बीजेपी विधायक सब्यसाची दत्ता का कहना है कि बंगाल की हालत कश्मीर से भी बुरी हो चुकी है। बीजेपी की ओर से बंगाल की कानून व्यवस्था, राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर 2 पेज का ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इन मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया है। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में आ चुका है। अब 17 दिसंबर को चुनाव आयोग के डिप्टी कमिश्नर सुदीप जैन बंगाल का दौरा करेंगे और हालात की वहां पर जाकर जायजा लेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था और गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए थे। उनके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें तो नहीं आई, लेकिन उनकी चोटें आई और गाड़ी की हालत क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हर रोज उनके किसी न किसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। बीजेपी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ममता सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक और बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए ममता सरकार को घेरने में जुटी है, तो दूसरी ओर नॉर्थ बंगाल में अपने दौरे के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से नागरिकता कानून का मामला उठाया है। ममता ने कहा कि हम लोग रिफ्यूजी कॉलोनी का ध्यान रखेंगे, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के लिए क्या किया है, बीजेपी से बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को वादा किया और फिर धोखा दिया। बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कहां है, अभी तक 15 लाख भी खाते में नहीं आए हैं। और हमारे साथ इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। आपका स्वागत है मैम। एएनबी न्यूज पर आप किस तरीके से देखती हैं कि बीजेपी ने आज शिकायत की है टीएमसी के खिलाफ में, इस शिकायत को आप किस तरीके से देखती हैं? आप फिर से रिपीट करिए अपना सवाल। बीजेपी ने आज शिकायत की है चुनाव आयोग के सामने। ये शिकायत की है कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो हिंसा बढ़ रही है, उन्होंने टीएमसी सरकार के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत ये की है कि अर्धसैनिक बलों को वहां नियुक्त किया जाए, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हो रही है। आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, अभी तक के जितने भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें किसी तरह की इस तरह की कोई चीज निकल कर नहीं आ रही है। हर बार यही होता है कि बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी को प्रताड़ित किया है।
तो वास्तविकता ये है कि इसकी वाकई जांच होनी चाहिए। मैं समझती हूँ अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि ये किस तरह की घटनाएं और क्यों सामने आ रही हैं। रही बात सरकार की, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमेशा चुनाव की राजनीति में ना किया जाए। कम से कम देश और जनता की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर जो है किसी तरह की कोई चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाए। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज जो समस्याएँ हैं देश के सामने वो दरकिनार करके सिर्फ़ एक बंगाल के चुनाव के पीछे जो ये पूरी राजनीति हो रही है, उसकी मैं निंदा करती हूँ। आप देखिए कि किस तरह से किसानों की समस्या मुँह बाए सामने खड़ी हुई है, बेरोज़गारी की समस्या मुँह बाए सामने खड़ी हुई है। पर इन सारी समस्याओं को दरकिनार करके जो जीडीपी है आप देखिए कि किस तरह से घट रही है और माइनस में जा चुकी है और प्रति व्यक्ति आय कम हो चुकी है, जहाँ खाने-पीने की भी चीज़ों की जो है आप देखिए कि हर तरह से रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीज़ल का दाम हो, चाहे वो महँगाई की बात हो, तो हर समस्याएँ और भी हैं जो मुँह बाए खड़ी हुई हैं जनता के सामने। तो मुझे लगता है कि उन सारी समस्याओं पर जो है सत्ताधारी पार्टी को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, परंतु कि हमेशा एक चुनाव चुनाव की अब राजनीति। नजदीक ही है पश्चिम बंगाल के, और ऐसे में लगातार बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है और टीएमसी भी लगातार मेहनत में जुटी है, लेकिन कांग्रेस अभी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। क्या पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस सीरियस नहीं है? देखिए पूरी तरह से सीरियस है। जिस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि हम हमेशा चुनाव के मोड में नहीं रहते हैं। वाकई में देखा जाए तो जनता की समस्याओं को सामने रखते हैं क्योंकि विपक्ष का काम भी वही होता है। और इस तरह से देखा जाए बीजेपी पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए किस तरह से जो है चुनाव के समय वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे जनता के मन में जो है असमंजस की भावना सामने आती है। और इसके साथ में जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनसे कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं बिल्कुल अलग थलग है। किसी तरह की मूल समस्याएं और जो मुद्दे हैं उन पर कभी भी फोकस नहीं कर रही है। आज किसान किस तरह से सड़कों पर निकला हुआ है पर उसकी कभी बात नहीं होती है। बात होती है तो सिर्फ आप देखिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो सिर्फ एक तरह से दूसरी पार्टियों के ऊपर जो है लांछन लगाना। आप देखिए जिस तरह से आप किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें उसको किस तरह से एक एक नक्सलवाद या एक आप देखिए खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं कि किस तरह से बीजेपी पार्टी मुद्दों से लोगों को भटकाती है। और यहाँ भी मैं समझती हूँ कि जो भी हुआ है उसके पीछे उसकी जांच होनी चाहिए और सही चीजें निकल कर सामने आनी चाहिए कि अगर जिस ये कहा जा रहा है, जो शिकायत में उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से, उन्होंने ये भी कहा है कि वो जाकर दौरा करें, और 17 दिसंबर को चुनाव आयोग की एक टीम जाके दौरा करने वाली भी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन साथ में अर्धसैनिक बलों को वहां पर नियुक्ति के लिए कहा गया है। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए चुनाव जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जैसे ही चुनाव आयोग अपने हाथ में लेता है तो वो अपनी सारी प्रक्रिया आज से नहीं समय से अपने समय से निर्धारित समय से खुद ही करते हैं। तो मैं समझती हूँ उस पर सरकार और जितने भी लोग हैं सबको ट्रस्ट होना चाहिए क्योंकि बाकी सभी प्रदेशों में भी इसी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो सब जिस तरह से कि एक सामान्य जो है स्थिति में जो है चुनाव कराया जाता है और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत सारी चीजों को किया जाता है तो उस पर जनता को ट्रस्ट होना चाहिए क्योंकि बाकी सभी प्रदेशों में में इस अगर तरह हम से ही पश्चिम काम हो बंगाल रहा है। के तरीके से देखना चाहें तो वहां पर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से आपकी वहां पर आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा? टीएमसी को आप चुनौतीपूर्ण मान रही हैं या फिर बीजेपी को? देखिए वास्तविकता ये है कि ये जनता ही डिसाइड करेगी कि किस तरह से कौन जो है पार्टी किस तरह से काम कर रही है वहां पर। और जनता का ही मेन जो है चुनाव प्रक्रिया में जो है जनता उसी को वोट करती है जिसे वो समर्थन देना चाहती है। तो मैं समझती हूँ कि जिसने बहुत जनता के धन्यवाद प्रति प्रियंका गुप्ता काम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी, उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर है, जनता ही किस तरीके से इसको लेकर अपना एक्शन लेगी, किस तरीके से किस पार्टी को चुनती है। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली पर लगातार किसानों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा तो किसानों का अगला कदम क्या होगा, इसी बात को लेकर किसान संगठन आज बैठक करने वाले हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएं उस पर भी फैसला लेंगे। एक तरफ किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं तो वहीं सरकार में भी मंथन जारी है। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से
गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक की। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल बिल्कुल भी कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। किसान इन कानूनों को वापस लेने के लिए लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार इनमें बस संशोधन करना चाहती है, लेकिन मामला बनता नहीं दिख रहा है। वहीं आंदोलन और भी विस्तृत होता जा रहा है, यानी कि तेज होता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो अलग अलग फ्रंट पर इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सरकार लगातार छोटे छोटे किसान संगठनों से चर्चा कर रही है। कृषि मंत्री इन संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। ये संगठन कृषि कानूनों के सपक्ष में बयान दे रहे हैं। कृषि कानून मंत्री और साथ में अन्य मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की और पेशकश भी की है, लेकिन अभी तक इसको लेकर दोनों की तरफ से कोई छठी वार्ता के बाद कोई 7वीं वार्ता नहीं हुई है। इस तरीके से सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो अड़ी हुई नहीं है, बल्कि संशोधन की पेशकश के पीछे हटने वाले किसानों को लेकर अपनी बात कह रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री 700 से ज्यादा जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान रैली और चौपाल के माध्यम से कृषि कानूनों के फायदे गिनाएंगे। इस बारे में उठे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये जनमत अपने पक्ष में करने की कोशिश होगी ताकि किसान आंदोलन को देश भर में फैलने से रोका जा सके। बीजेपी के हरियाणा के सांसद और विधायक ने कल कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री से मांग की है कि सतलुज यमुना नहर के मुद्दे का समाधान किया जाए। ये पंजाब के किसानों के साथ आए हरियाणा के आए किसानों को भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि इसे हरियाणा के हक से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से एसवाईएल का मामला पंजाब और हरियाणा के बीच में जुड़ा है और इसी विवाद को लेकर अब बीजेपी या फिर ये कहें कि सरकार कहीं ना कहीं दोनों किसानों को उनकी जो एकजुटता है उसको कमजोर करने की कोशिश में जुटी है। और आज की 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। देखती रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।